हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने हमारा पहला अध्याय संसाधन एवं विकास प्रारंभ किया था। आज हम अपने पहले अध्याय के भाग 4 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है मृदा संसाधन। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का भाग 4, मृदा संसाधन। बच्चों, पिछले भागों में हमने देखा कि मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं। फिर हमने संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ा, संसाधनों के विकास और नियोजन की बात भी की। फिर पिछले भाग में हमने देखा कि भूमि किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और यह एक संसाधन है। साथ ही साथ हमने भूमि से जुड़ी हुई समस्याओं की बात की और भू संरक्षण की बात भी की। अब हम एक नए संसाधन के रूप में एक अन्य संसाधन जो हमारे लिए यानी कि सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है उसकी बात करने वाले हैं, और इस भाग में हम मृदा संसाधन की बात करेंगे। तो जानते हैं मृदा के बारे में। मृदा यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है हम सभी के लिए। इससे न केवल मानव जाति का कल्याण इसमें निहित है, बल्कि अन्य कई पशुओं और प्राणियों का, वनस्पतियों का और पौधों का विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्रकृति में पाई जाती है और जिसे बनने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद में मिट्टी का निर्माण होता है। इसी तरीके से हम कहेंगे मिट्टी के कारण ही पौधों का विकास भी होता है और पृथ्वी के विभिन्न जीव जो हैं वह पौधों पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी पर रहने वाले कई सारे जीवों का अस्तित्व किससे जुड़ा हुआ है? मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। इस कारण मृदा हम सभी के लिए एक संसाधन है। तो जानते हैं मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य जो है प्राकृतिक संसाधन है। तो सबसे पहले यह एक प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा यह नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। तो हम कहेंगे मृदा संसाधन तो है ही, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति में पाई जाती है और नवीकरण योग्य भी है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? तो मृदा से ही पौधों का विकास भी जुड़ा हुआ है। यदि मृदा अच्छी होगी तभी पौधों का विकास हो सकेगा। और चूंकि पृथ्वी के विभिन्न जीव किस पर निर्भर हैं? पौधों पर, वनस्पति पर निर्भर हैं। इस कारण जो है हम कहेंगे मृदा से पौधों का विकास जुड़ा है और पौधों से मानव और अन्य प्राणियों का जीवन और अस्तित्व भी जुड़ा हुआ है। तो पौधों के अस्तित्व पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े हुए हैं मृदा से और मिट्टी से। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में ही लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से यह एक जीवंत तंत्र है और लाखों वर्षों की प्रक्रिया के माध्यम से किसका निर्माण होता है? मृदा या मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में भी कई सारे तत्व महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात कर सकते हैं उच्चावच की, हम बात कर सकते हैं जलवायु की, हम बात कर सकते हैं तापमान की और हम बात कर सकते हैं समय की। यानी कि मृदा के बनने में इन सभी का योगदान होता है। यह सभी कारक जो है महत्वपूर्ण है जिससे कि मृदा बनती है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय सभी महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। प्रकृति के अनेकों तत्व हैं जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। इस प्रकार से मृदा बनने की प्रक्रिया में ये सभी तत्व जो हैं अपना अपना योगदान देते हैं। इसके बाद में मृदा में होने वाले कुछ परिवर्तन हैं जैसे कि रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव या ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। तो इस प्रकार से हमने मृदा बनने की प्रक्रिया की बात की और मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो हमने बात की मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही हमने कहा कि मृदा को बनने में लाखों वर्षों की प्रक्रिया भी लग जाती है। इसी तरीके से हम इस
मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के पश्चात इन परतों की बात भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पुस्तक में दिया हुआ है कि सबसे ऊपरी संस्तरण की मृदा इस प्रकार से पाई जाती है और उसके जो नीचे मृदा पाई जाती है उसे उपमृदा अपक्षयित चट्टानें भी कहते हैं, जिसमें कि बालू होता है, जिसमें कि गाद होता है और मृत्तिका होती है। उसके पश्चात अधः स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती हैं और सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है अपक्षय रहित आधारित चट्टानें। तो इस प्रकार से यहाँ 4 परतें जो हैं हम देख रहे हैं किसमें, मृदा में, जो कि हमारे पुस्तक में दिया गया उदाहरण है। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि मृदा के संस्तरण कितने होते हैं या मृदा के स्तर कितने होते हैं। बढ़ते हैं आगे, मृदा के प्रकार, मृदा का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम कहेंगे मृदा का वर्गीकरण जो है किसी भी देश की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, उच्चावच और भौगोलिक आकृतियों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो हम कहेंगे भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, यहाँ पर जलवायु में भी विभिन्नता है और वनस्पतियों में भी विभिन्नता और विविधता है। इस कारण यहाँ पर विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत की भौगोलिक आकृति, भू आकृति जो है, यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ की वनस्पतियाँ जो हैं बहुत ही विविध हैं। इस कारण यहाँ पर कई प्रकार की अलग अलग गुणों वाली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जलोढ़ मृदा की या जलोढ़ मिट्टी की। तो शुरू करते हैं। पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वह मृदा है जो कि हिमालय के नदी तंत्र, जिसमें हम बात कर सकते हैं सिंधु नदी की, गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की, इन नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनती है। तो इस प्रकार से हम मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जलोढ़ मृदा को पाते हैं। तो बात करते हैं, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है बहुत ही बड़ा है और यह देश की बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मृदा जो है बहुत ही उपजाऊ है और मैदानी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस उपजाऊ भूमि पर जो है कृषि भी अच्छी होती है और कृषि अच्छी होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक पाया जाता है। और यहाँ पर जिन फसलों की खेती की जाती है उनका नाम है गन्ना, चावल और गेहूं, यानी कि यह हमारी प्रमुख फसलों में आ जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो है ज़्यादा पाई जा रही है क्योंकि अच्छी कृषि है, उपजाऊ भूमि है। तो इस प्रकार से यह हमारे भारत की एक महत्वपूर्ण मृदाओं में हो जाती है, जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का भी वर्गीकरण इसकी आयु के आधार पर किया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं बांगड़ और खादर मृदा। तो जानते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। तो जलोढ़ मृदा जो है उसका क्षेत्र संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वह इसका प्रमुख क्षेत्र है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की, इन तीनों नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका जो है मैदान बनता है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों, जिसमें हम सिंधु नदी की बात करेंगे, गंगा नदी की बात कर रहे हैं और हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे हैं, इन तीनों नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही इस मृदा का निर्माण हुआ है। और यह मैदानी भाग है, उत्तर भारत का मैदानी भाग। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है, यानी कि मुख्यतः यह भारत के उत्तरी मैदान में है, लेकिन एक संकरे गलियारे से यह कहाँ पहुँच रही है, तो यह एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। यानी कि यदि हम दक्षिण भारत में बात करते हैं तो हम कहेंगे 4 प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके डेल्टे भी जो है कौन सी मिट्टी से बने हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान, यानी भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर भी यह पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बच्चों वहाँ पर भी डेल्टे हैं और ये डेल्टे 4 नदियों के हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के, और वहाँ पर यह
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो यह है आपकी जलोढ़ मृदा। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कण जो हैं आकार उनका बढ़ता हुआ चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कहाँ पर नदी के पास में जो है मोटे कण पाए जा रहे हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है, यानी जलोढ़ मृदा जो है उसकी आयु के आधार पर भी विभाजित होती है। इसी कारण इसको इसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और कितने भागों में, तो हम कहेंगे 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम बात करेंगे पुराना जलोढ़ जिसे बांगड़ मृदा भी कहते हैं, और नए जलोढ़ जिसे कि खादर मृदा भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे बांगड़ और खादर में अंतर क्या है। तो पुराना जलोढ़ जो है बांगड़ जो है उसकी क्या विशेषता है, और नए जलोढ़ जो कि खादर कहलाता है उसकी क्या विशेषता है। तो हम कहेंगे बांगड़ मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें जो है कंकड़ ग्रंथियाँ ज़्यादा हैं, वह आपकी कौन सी हो जाएगी, बांगड़ हो जाएगी या पुरानी जलोढ़ हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम खादर की बात करें तो खादर जो कि नई जलोढ़ है, यानी कि आप खादर को नई जलोढ़ मृदा भी कह सकते हो। तो नई जलोढ़ मृदा जो है वहाँ पर बांगड़ मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों में आपने अंतर देखा। तो हमने क्या कहा, जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर 2 भागों में हमने बांटा, एक पुरानी जलोढ़ जिसे बांगड़ मृदा कहते हैं और एक नई जलोढ़ जिसे कि खादर मृदा कहते हैं, और इनमें कणों के आधार पर अंतर भी पाया जाता है। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा और कृषि की, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और फिर उन तत्वों के आधार पर यहाँ पर यानी कि जलोढ़ मृदा में कौन सी खेती की जाती है या फिर किन फसलों के लिए यह मृदा जो है यह मिट्टी जो है लाभदायक होती है। तो हम कहेंगे इस मृदा में मुख्यतः 3 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पोटाश की, फास्फोरस की और चूने की। तो यह 3 तत्व जो हैं इसमें पाए जाते हैं और यह एक उपजाऊ मृदा भी है। तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं और अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं। तो हमने कहा 3 प्रमुख तत्व, पोटाश भी है इसमें, फास्फोरस और चूना भी पाया जाता है, जो इनको गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। तो इस प्रकार से हमने कहा कि जलोढ़ मृदा में किन किन फसलों की खेती हो सकती है, तो यह उपजाऊ है। इसमें 3 मुख्य तत्व पाए जाते हैं, पोटाश, फास्फोरस और चूना। और इस कारण यहाँ पर कौन सी चीज़ों की या कौन सी फसलों की खेती होती है, तो बच्चों यहाँ पर गेहूं की खेती हो सकती है, यहाँ पर चावल की खेती होती है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है और दलहन यानी कि दालों की खेती भी होती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि भी की जाती है, यानी कृषि जो है बहुत ज़्यादा गहन की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अच्छी कृषि की जाती है तो यहाँ पर जनसंख्या की बसावट भी ज़्यादा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं जो हैं वह अधिक क्षारीय होती हैं, लेकिन यदि इन क्षारीय मृदा या क्षारीय मिट्टी का सही से उपचार किया जाए तब यहाँ पर भी अच्छी खेती हो सकती है। तो सूखे क्षेत्रों में क्षारीय मृदा होती है, इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो अब तक हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा पहला वर्गीकरण है और उसके भी हमने 2 भाग पढ़े, एक खादर और एक बांगड़। अब हम दूसरे प्रकार की मृदा की बात करते हैं जो कि हमारी है काली मृदा। तो काली मृदा, इसका जो नाम है वह क्यों पड़ा, तो बच्चों इसका नाम काली मृदा इसलिए पड़ता है क्योंकि यह रंग में काली है। दूसरा, यह इसे जो रेगर मृदा भी कहा जाता है और तीसरा इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो हमने बात की दूसरे प्रकार का मिट्टी का वर्गीकरण
कौन सी मृदा है? तो बच्चों दूसरे प्रकार की मृदा है काली मृदा। जानते हैं काली मृदा के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं? इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा और कृषि यानी कि इस मृदा में किस प्रकार की खेती होती है? तो हम कहेंगे यहाँ पर कपास की खेती जो है सबसे ज़्यादा होती है, या कपास की खेती के लिए यह मिट्टी जो है बहुत ही उचित है और इसीलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है, तो आपको बताना है काली मृदा के अंदर या काली मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है, इसी कारण इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा की यदि हम क्षेत्र की बात करें तो हम कहेंगे यह क्षेत्र जो है दक्कन के पठार और लावा और बैसाल्ट की चट्टानों में यह मुख्यतः पाई जाती है। तो इस प्रकार से दक्कन पठार यानी बैसाल्ट की चट्टानों के जो क्षेत्र हैं उसके भी उत्तर पश्चिमी भागों में यह मिट्टी पाई जाती है और यह लावाजनक शैलों से बनती है। तो हम कहेंगे लावाजनक शैलों से यह निर्मित होती है। और यह मृदा यदि राज्यों की बात करें तो हम कहेंगे कौन से राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में यह पाई जाती है। तो बच्चों आपको यदि राज्य पूछे जाएं कि कौन से राज्यों में काली मृदा पाई जाती है तो आपको बताना है महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य में और छत्तीसगढ़ राज्य में जो है यह पठारों पर पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? तो पठारों पर काली मृदा पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक यह मिट्टी फैली हुई है। काली मृदा के यदि तत्वों की बात करें तो इनमें कौन कौन से तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक तत्व की कमी होती है और वह है फास्फोरस की कमी। तो हम कहेंगे कि कुछ अच्छे गुण इस मिट्टी में है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने, लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत इसमें कम होती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें गर्म और सूखे क्षेत्रों की तो यहाँ पर इस मृदा में जो है गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो गर्म और शुष्क राज्यों या क्षेत्रों में जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर इस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और गहरी दरारें पड़ने के पश्चात उस मिट्टी में वायु भर जाती है और इस कारण से वहाँ पर वायु भर जाती है और यह मिट्टी जो है हम कहेंगे थोड़ी सी गीली होने पर भी इस मिट्टी में चिपचिपापन आ जाता है। यानी कि काली मृदा में थोड़ी सी पानी से ही चिपचिपापन आ जाता है, थोड़ी से ही जल अवशोषण से इसमें चिपचिपापन आ जाता है और उसके बाद में इस मिट्टी में जो है खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस कारण मानसून की जो प्रथम बौछार होती है यानी मानसून के बाद में जो पहली बारिश होती है उसी समय पर किसानों द्वारा इस मिट्टी में जो है बुआई कर दी जाती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ समस्याएं हैं जिसका ध्यान हमारे भारतीय किसानों को है और उनकी समस्याओं में यह शामिल भी है। तो इस प्रकार से उसका सुझाव या उसके जो उपाय हैं वह जानते हुए वे इसके लिए उपाय भी करते हैं। तो हमने कहा इनमें फास्फोरस की कमी है, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें वायु मिश्रण अच्छी तरह हो जाता है। गीली होने पर यह मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे किसान क्या करते हैं तो बच्चों इसकी जुताई समय पर कर देते हैं, यानी मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही इसकी जुताई वह प्रारंभ कर देते हैं ताकि वह चिपचिपेपन से जो है मुक्त हो सके या इस समस्या से वह निजात पा सके। बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो तीसरे प्रकार की मृदा है लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों या भागों में विकसित हुई है। तो हमने बात की यह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में यह विकसित होती है। लाल और पीली मृदा के क्षेत्र में हम बात करेंगे कौन से राज्य आ रहे हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर यह पाई जाती है।
इन मृदाओं का लाल रंग क्यों है? तो बच्चों इस मिट्टी का लाल रंग इसलिए है कि रवेदार आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानों में जो है लौह धातु पाई जाती है या लौह तत्व पाया जाता है, जिसका कारण यह हो जाता है कि इसका रंग कैसा है? इसका रंग लाल हो जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल क्यों है, तो रवेदार आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के पाए जाने से इसका रंग लाल होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों रंगों के कारण जाने कि लाल और पीला रंग इसमें क्यों पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली मृदा है हमारी लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा क्या होता है? तो सबसे पहले तो यह बच्चों लेटेराइट ग्रीक भाषा का शब्द है और यह लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्द निर्माण की प्रक्रिया को जाना कि ईंट शब्द से ही इसका निर्माण हुआ है और यह इस प्रकार से लेटेराइट मृदा का नाम पड़ा था। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने से होता है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है और इसका पीएच मान जो होता है 6.0 से भी कम होता है, इस कारण यह अम्लीय होती है। लेटेराइट मृदा के क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी इसमें होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भी यह मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मृदा और कृषि की यदि हम बात करें तो इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। तो जहाँ पर इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है और विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। तो हमने देखा कि लेटेराइट मृदा और कृषि में ह्यूमस कहाँ पर पाया जाता है और कहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यदि मृदा संरक्षण की उचित तकनीक को अपनाया जाए तो इन मृदाओं पर हम कहेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की जो खेती है वह की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कौन सी तकनीक अपनाई है? मृदा संरक्षण की तकनीक अपनाई है। इस कारण यहाँ पर ऐसा संभव हो पाया है कि चाय और कॉफ़ी की यहाँ पर उगाई हो सकी है। इसी तरीके से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अब हम बात करते हैं अगली मृदा जो कि है मरुस्थलीय मृदा। और यह कहाँ की विशेषता है? तो बच्चों यह मुख्यतः पश्चिमी भारत में पाई जाती है, जिसमें हम राजस्थान में इसे देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का क्षेत्र मुख्य रूप से पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल और भूरा होता है। तो यह है हमारी मरुस्थलीय मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय यानी कि लवण की मात्रा इसमें होती है, नमक की मात्रा इसमें होती है और इस वजह से इस मृदा में जो है नमक भी बनाया जाता है। तो हम कहेंगे कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जल वाष्प बहुत अधिक होता है, जल वाष्पन की दर बहुत ज़्यादा होती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा को यदि सही तरीके से सिंचित किया जाए, यहाँ पर यदि सही तरीके से सिंचाई की जाए तो कृषि योग्य भी बनाया जा सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। यहाँ पर सिंचाई के तरीके जो है नए नए अपनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर अच्छी तरीके से फसलों की उगाई संभव हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन मृदा की। तो वन मृदा कहाँ पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों में? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा वन मृदा कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन भी देखने को मिलते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, यानी कि चूंकि यह पर्वतों पर पाई जाती है और जिस प्रकार का पर्वतों पर पर्यावरण होगा वैसे ही इस मृदा का गठन भी बदलता जाएगा। तो पर्वतों के मौसम के अनुसार मृदा में धीरे धीरे परिवर्तन भी आ सकता है। तो हमने देखा पर्वतीय मृदा। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं।
परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन जो होता है मोटे कणों का होता है। यह है भारत का मानचित्र, और भारत के मानचित्र में हम देखेंगे कौन से क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं पाई जा रही हैं, यानी मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण भारत के मानचित्र पर यदि हम देखें तो हम कहेंगे भारत के उत्तर क्षेत्र में हमने कहा हिमालय पर पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हम कहेंगे इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा या वन मृदा इसे कह सकते हैं। यह पर्वतीय और वन मृदा का क्षेत्र है। इसके बाद में हम देखते हैं जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो पर्वतीय और वन मृदा के नीचे का जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जहाँ पर नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वह पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। तो हमने देखा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। उसके पश्चात लाल और पीली मिट्टी के क्षेत्र की बात आती है। तो लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है उसे भी हम भारत के मानचित्र पर आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। यह है लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र। उसके बाद में हम काली मृदा की बात कर सकते हैं, जिसे हम रेगुर भी कहते हैं, जो कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। कपास की खेती इस मृदा में या मिट्टी में की जाती है, और यह है काली मृदा का क्षेत्र, जहाँ पर कपास की खेती मुख्यतः की जाती है। तो इस प्रकार से हमने काली मृदा का क्षेत्र भी देखा। अब हम बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो इन भारत के तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो आपने देखा भारत के मानचित्र में किन क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं अंतिम रूप से शुष्क मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो हम कहेंगे भारत के पश्चिमी इलाके में और ख़ास करके राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र जो है वह मरुस्थलीय मृदा का है, शुष्क मिट्टी का हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने भारत के मानचित्र के अनुसार मिट्टियों के वर्गीकरण की बात की, और यह मानचित्र आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। मृदा एक हमारे लिए प्रमुख संसाधन है, लेकिन मृदा को बचाना और मृदा के संरक्षण के लिए भी उपाय होने आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मृदा अपरदन क्या है और उसका संरक्षण कैसे संभव हो सकता है। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है, यानी कि मृदा का कटाव होना या उसका बहना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। और यह इसका मृदा अपरदन का अर्थ हो गया। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आम तौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, यानी कि मृदा जब बनती है उसी के साथ में उसका अपरदन या बहना भी होता रहता है। लेकिन यह क्रियाएं जो हैं आपस में एक साथ चलती हैं, जिससे कि इसमें एक संतुलन बना रहता है। लेकिन मानवीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मानव ने अपने लाभ को देखते हुए मृदा का कई बार जो है दोहन किया है, जिसकी वजह से ये जो संतुलन है, जो प्राकृतिक संतुलन था कि मृदा बन भी रही है, मिट्टी बन भी रही है और मिट्टी का अपरदन भी होता है, यह संतुलन बिगड़ गया। यानी कि मानव की क्रियाओं और मानव के स्वार्थी स्वभाव और उसके लाभ की प्रवृत्ति के कारण यह संतुलन जो है बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से मृदा का अपरदन ज़्यादा हो रहा है। तो मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन भी होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन, तो कौन सी क्रियाएं? वनों को काटना, अति पशुचारण, निर्माण और खनन से कई बार यह संतुलन जो है भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिम, नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। तो मृदा अपरदन इससे और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह पाती। तो अवनालिकाओं के द्वारा जब भूमि को जोतने की बारी आती है तो उसमें यह गुण नहीं रह पाते और इस प्रकार से वह भूमि उत्खात भूमि बन जाती है या बैडलैंड बन जाती है।
तो यहाँ हमने देखा कि बैडलैंड क्या होता है, उत्काद भूमि क्या होती है, और इस प्रकार से इस भूमि या इस मृदा की जो है उपयोगिता समाप्त हो जाती है या भूमि जोतने योग्य नहीं बचती। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि पाई जाती है और इसे खड्ड भूमि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम चंबल के बेसिन की बात कर सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार की भूमि पाई जाती है, जहाँ पर मृदा जो है वह बीजने योग्य नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। तो यह जो है आपके खड्ड हैं, चंबल के बेसिन आप देख सकते हैं जहाँ पर की खेती नहीं हो सकती। यह बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर बन जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे जो है यहाँ पर बन जाते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, यानी कि जो ढाल वाली भूमि है यहाँ पर सोपान बना करके खेती की जाती है। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है, यानी कि सोपान कृषि यहाँ पर जो खेती की जाती है, क्योंकि भूमि ढलान वाली है तो इस भूमि पर जो खेती की जाती है उससे अपर्दन को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव है उसे रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तो यह सीढ़ीदार कृषि है जो मिट्टी के कटाव को रोकती है और यह मुख्यतः पश्चिम और मध्य हिमालय में की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, फसलों के बीच में घास की पट्टियां भी उगाई जाती हैं। तो हमने देखा मृदा के अपर्दन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर भी करती हैं, यानी कि मृदा का अपर्दन जब पवनों द्वारा होता है या पवन के बल जो लगता है उसे भी यह कमज़ोर कर देती है। इस तरीके को पट्टी कृषि भी कहते हैं या स्ट्रिप फार्मिंग भी कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर भी रक्षक मेखला बनाया जा सकती है, जिससे भी पवनों की गति कम हो सकती है। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक पेड़ों की लगातार श्रृंखला लगाने से भी हम पवनों की गति को रोक सकते हैं और इसे कहेंगे शेल्टर बेल्ट। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके माध्यम से पौधों का विकास होता है और पौधों के अस्तित्व पर ही मनुष्य जाति के साथ साथ अन्य कई प्राणियों का अस्तित्व टिका हुआ है। इस प्रकार से मृदा का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि हमें उसका लाभ मिले, हमारे जीवन जो है वह सुरक्षित रहें और आने वाली भावी पीढ़ी भी मृदा के उपयोग को सुनिश्चित कर सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी मृदा के माध्यम से हो सके। हमने इसी भाग में मृदाओं के विभिन्न प्रकार पढ़े और मृदा अपर्दन और उसके संरक्षण के उपाय भी देखे। मिलते हैं इस अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।